आज हम बात करेंगे व्हाट इज गैलीलियन इनवेरियंस। ठीक है, क्या होता है ये गैलीलियन इनवेरियंस, हमारा ये आज का टॉपिक है गैलीलियन इनवेरियंस। ठीक है, क्या मतलब होता है गैलीलियन इनवेरियंस का। देखिए, हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है फिजिक्स में। लेंथ है, टाइम है, मास है, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं मैकेनिक्स की। उसके अलावा चार्ज है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज इन फिजिक्स। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या करती हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हम बेसिकली एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के साथ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करती है। मान लो एक फ्रेम आपका स्टेशनरी है, ये ऐसे एस फ्रेम बनाया हमने, इट इज ए स्टेशनरी फ्रेम, एंड दिस इज अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश बट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी वी वेक्टर। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या करती हैं? यहाँ पर इनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करती हैं। अगर कोई पॉइंट पी है तो आपस में दोनों फ्रेम से रिलेट करती हैं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हम अगर दोनों फ्रेम से मेजर करें, मान लो एक लेंथ ही है, कोई रोड है, उस रोड की लेंथ हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, आपने इस रोड की लेंथ इस फ्रेम से मेजर करी, मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वर है, इस रोड की लेंथ को मेजर कर रहा है, और दूसरे केस में स्टेशनरी फ्रेम से भी एक ऑब्जर्वर इसी लेंथ को मेजर कर रहा है। अगर ये दोनों ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश, ये दो ऑब्जर्वर्स हैं, दो यूजर्स हैं जो इसकी लेंथ को देख रहे हैं कि वो कितनी है, अगर ये दोनों बोल रहे हैं कि इसकी लेंथ एल सेंटीमीटर्स है, एल सेंटीमीटर, दोनों सेम बता रहे हैं, तो इसका मतलब जो लेंथ है वो इनवेरिएंट होगी। दैट इज कॉल्ड इनवेरिएंट। मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर वो क्वांटिटी वेरी नहीं करती अगर दोनों ही सेम बता रहे हैं। मान लो ये एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर की है लेंथ, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर भी बोल रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर की रोड है, और ये वाला भी बोल रहे 10 सेंटीमीटर की रोड है। ऑब्जर्वर कहाँ है? ये है यहाँ पे इस फ्रेम में, और यहाँ पर भी है। ठीक है, दोनों इसको देख रहे हैं और देख के बता रहे हैं कि इस रोड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर ही है। तो मतलब फिर जो लेंथ हुई दैट इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ऐसे ही मास ले लो, मान लो आपके पास एक बॉल है, उस बॉल का मास स्मॉल एम है 1 किलोग्राम। एक बंदे ने यहां से मेजर किया, मूविंग फ्रेम से एक वेइंग मशीन रखी, इसका वेट या मास कैलकुलेट किया, और दूसरे बंदे ने यहां से उसको देखा, ठीक है, मास को मेजर किया, और अगर ये सेम आ रहा है दोनों ही फ्रेम से मूविंग और स्टेशनरी में, तो वो भी इनवेरिएंट हुआ। मतलब एनी फिजिकल क्वांटिटी, और उसके साथ साथ लॉ भी है, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर ये वाला लॉ दोनों ही फ्रेम्स में, ये वैसे इनर्शियल फ्रेम्स हैं, ये बात समझ के चलना, इनर्शियल फ्रेम्स में ये वैलिड होते हैं, ये वाले लॉस इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं दोनों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर इस तरह का कोई भी इक्वेशन फिजिक्स की या कोई भी लॉ दोनों ही फ्रेम्स में से एप्लीकेबल है, तो उसको भी बोलेंगे कि दिस फिजिकल लॉ इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेट मी राइट द डेफिनेशन। ए फिजिकल क्वांटिटी और ए फिजिकल लॉ। फिजिकल लॉ और भी कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे ये न्यूटन सेकंड लॉ है, जैसे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम के लिए, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है। ये सब कांस्टेंट चीजें होती है ना, टाइम के साथ वेरी नहीं करती एनर्जी, है ना। अगर ऐसे ये सारे लॉज दोनों ही फ्रेम्स में से वैलिड हो तो उसको इनवेरिएंट बोल देंगे। तो ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल लॉ इज कॉल्ड गैलीलियन इनवेरिएंट if it remains same under the Galilean transformations। ठीक है जी, तो दैट इज कॉल्ड इनवेरिएंट क्वांटिटी। ओके, एग्जाम्पल्स कुछ लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम बात करें लेंथ की, मास की, टाइम, दे आर गैलीलियन इनवेरिएंट। हम इनको प्रूफ भी करेंगे, दे आर गैलीलियन इनवेरिएंट। और भी देखेंगे कौन कौन से लॉज या चीजें गैलीलियन इनवेरिएंट है। तो चलिए सबसे पहले हम स्पेस और टाइम की गैलीलियन इनवेरिएंस को प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करना है? बहुत सिंपल होता है। लेट अस प्रूफ to prove that the space and
टाइम intervals are गैलीलियन। इसका स्पेलिंग सही नहीं लिख रहा, मैं अभी सही लिखूंगा। ये वाले लिखने हैं आपने, ठीक है, टिक लगा देता हूँ। गैलीलियन इनवेरिएंट। हमें ये प्रूफ करना है कि स्पेस इंटरवल और टाइम इंटरवल। ये स्पेस इंटरवल क्या होता है? स्पेस इंटरवल मतलब लेंथ होता है। हम थोड़ा टेक्निकली बोलते हैं फिजिक्स वाले चीजों को लोगों को डराने के लिए, बट एक्चुअली लेंथ को ही स्पेस इंटरवल बोलते हैं। और टाइम इंटरवल तो आपको पता ही है कि टाइम की कुछ ड्यूरेशन। हमें ये प्रूव करना है कि दे आर गैलीलियन इनवेरिएंट, मतलब आप दोनों फ्रेम्स में से अगर किसी लेंथ को मेजर करोगे तो सेम आएगी, दोनों फ्रेम्स में से किसी टाइम इंटरवल को मेजर करोगे तो वो भी सेम आएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम लेंथ की बात कर लेते हैं। इनवेरियंस ऑफ स्पेस इंटरवल, इनवेरियंस ऑफ स्पेस इंटरवल, ठीक है। क्या होता है देखो, ऐसे हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा जैसे हम हमेशा मान के चलते हैं। एक स्टेशनरी फ्रेम होगा, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा। और दूसरा फ्रेम जो होगा दैट इज मूविंग फ्रेम। ये यहां बना लेते हैं मूविंग फ्रेम। वाई डैश ये एक्सिस आ गया और ये जेड डैश आ गया। दिस इज ओ डैश, ओरिजिन ऑफ द मूविंग फ्रेम। और इधर एक्स डैश है इसके अलोंग ही, ठीक है। और लेट अस सपोज यहाँ पर एक रोड पड़ी हुई है ग्रीन कलर की, ये रोड पड़ी हुई है एंड दिस रोड इज ए बी। इसकी लेंथ जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो कोऑर्डिनेट्स लेंथ कैसे फाइंड की जाती है? बेसिकली अगर हम इस फ्रेम से देखें तो जो भी बंदा मेजर करेगा यहां से लेकर यहां तक की लेंथ मेजर करेगा, उसको x1 कोऑर्डिनेट बोल देगा। और फिर ओरिजिन से दोबारा मेजर करेगा, ये डिस्टेंस कितना है बी एंड का, एंड बी का है ना, इसका डिस्टेंस मेजर करेगा, उसको x2 डैश बोल देगा। डैश इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम ये विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम मेजर कर रहे हैं। एस प्राइम फ्रेम कौन सा है? जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो v है वो कांस्टेंट है। ये सब चीजें हमेशा बनानी है प्रॉपरली, ठीक है। तो इस बंदे ने अगर इसकी लेंथ बतानी है जो इस फ्रेम में खड़ा है, इस वाले फ्रेम में, यहाँ बनाते हैं उसको, जो इसकी लेंथ को मेजर कर रहा है इसको देखेगा वो, और बाजू भी है उसके, देखेगा और लेंथ मेजर करेगा। तो लेट अस सपोज उसने लेंथ बताई इसकी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, इसको ओरिजिनल लेंथ बोलेंगे क्योंकि वो अपने फ्रेम से ही देख रहा है, उसको मूविंग फ्रेम से देख रहा है। तो वो है x2 डैश माइनस x1 डैश, ये उसने लेंथ बताई, ठीक है। दिस इज द लेंथ ऑफ द रोड फ्रॉम फ्रेम s डैश, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हियर। वो हमें पता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे लिखनी है हमने। देखिए, अगर हम बात करें कि इसका कोऑर्डिनेट, इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम, ये वाला ओ ओरिजिन जो है उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या है कोऑर्डिनेट, तो वो भी यहां बना लेते हैं। ये ए एंड का कोऑर्डिनेट बनेगा ये वाला, वो है ये वाली लेंथ, ठीक है, दैट इज x1। ये फर्स्ट वाले एंड का 1 मानेंगे, और यहीं से दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट यहां बना देंगे, दैट इज x2। ये लेंथ है ना, क्योंकि y के अलोंग नहीं जा रहे हम, z के अलोंग नहीं जा रहे, मोशन सिर्फ x के अलोंग है, तो सिर्फ यही दो कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट है। अब ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम s। तो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s अगर हमें लेंथ बतानी है तो वो लेंथ होगी x2 माइनस x1, ठीक है। तो देयरफॉर नाउ इफ, ठीक है, तो अगर इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू लेंथ बतानी है तो वो होगी x2 माइनस x1। अब अगर ये वाली जो लेंथ हमने फाइंड करी है अगर वो x2 माइनस x1 के ही बराबर आ जाए तो मतलब दोनों ही फ्रेम से लेंथ इनवेरिएंट है, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कैसे आएगी? अब हम यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे, बस सीधी एक लाइन लिखेंगे, इफ द फ्रेम s डैश, ये वाला, is moving with a constant velocity along x axis, ठीक है, x axis के along जा रहा है ना, therefore then यहां पर जो x2 डैश होगा दैट इज एक्चुअली x2 माइनस vt, और जो x1 डैश होगा दैट इज x1 माइनस vt। ये हमारे पास है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, जीटीस लिखूंगा मैं इसको आगे से शॉर्ट फॉर्म में। तो अब हम इनको यहां पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 1 है। तो अगर हम इसको ऊपर पुट कर दें, पुट इन 1, तो देखो एल नॉट क्या बनेगा, एल नॉट बनेगा
x2 माइनस वीटी, ये मैंने x2 डैश की जगह पुट कर दिया, ये माइनस साइन है, और x1 की जगह आ गया x1 माइनस वीटी, ये जस्ट x1 डैश की जगह ये पुट कर दिया। इजी है ना, बिल्कुल। तो जब आप ये खोलोगे ये प्लस हो जाएगा, इससे कट जाएगा और आंसर आ गया x2 माइनस x1। एंड व्हाट इज x2 माइनस x1? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो लेंथ है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, जो स्टेशनरी फ्रेम है s, ठीक है, तो स्टेशनरी के विद रिस्पेक्ट टू है, तो देयरफॉर L नॉट इज इक्वल टू L, देयरफॉर लेंथ इज इनवेरिएंट। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लेंथ इनवेरिएंट है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मतलब व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्रेम इज वेरी लेस एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाओगे, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, तब ये लेंथ वेरी करेगी, तब ये सेम नहीं रहेगी, क्योंकि तब हम स्पीड बढ़ा देंगे फ्रेम की। नेक्स्ट सेमेस्टर में हम फ्रेम की स्पीड को कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट कर देंगे। जब ऐसा करेंगे, इतनी हाई स्पीड पर ये फ्रेम मूव करेगा, तो उस केस में लेंथ सेम नहीं रहेगी। अगर ये वेलोसिटी ऑफ फ्रेम इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, देन L नॉट इज नॉट इक्वल टू L, तब ये बंदा कुछ और लेंथ बताएगा, और जो बंदा यहाँ पर खड़ा है इस फ्रेम में, वो कुछ और लेंथ बताएगा। कितनी बताएगा, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें वो चीज अभी हम नहीं कर रहे, तो वो आइंस्टाइन की थ्योरी इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर डिटेल में, और बहुत हैरान करने वाली चीजें आएंगी वहां पे। तो अभी के लिए कम स्पीड पर तो ऐसा ही होता है कि दोनों ही फ्रेम से अगर हम लेंथ को मेजर करें, तो वो लेंथ जो रहती है वो सेम होती है, दैट इज नॉट डिफरेंट लेंथ, दोनों बंदे एक ही लेंथ बताएंगे, ठीक है। ओके, तो ये पहली चीज हमने प्रूव करी कि ये गैलीलियन इनवेरिएंट है। अब हम इनवेरिएंस ऑफ टाइम इंटरवल की बात करेंगे। टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा टी, उसकी इनवेरिएंस की बात करेंगे। तो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक is invariance of time interval। टाइम इंटरवल क्या होता है, उसकी इनवेरिएंस की बात करने वाले हैं। तो फिर से जो सिचुएशन है हमारे पास वो एक एग्जैक्टली सेम है कि एक ये वाला फ्रेम है एस फ्रेम, और इसके ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये एक्सिस हो गए, और दूसरा फ्रेम जो है वो हमारे पास एस डैश है, और ये इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ठीक है जी। और डैश इसका ओरिजिन हो गया, ओ इसका हो गया, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v व्हिच इज कांस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो दूसरा वाला फ्रेम है ना, उसमें एक छोटा सा एलईडी लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, लाइट का सोर्स लगा हुआ है, और वो यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, किसी पोजीशन पर वो सोर्स वहां पे लगा हुआ है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ये जो बल्ब है ये जलता बुझता है, फ्लैश है ना, फ्लैश लाइट, थोड़ी देर में T1 टाइम पे जगता है, फिर दोबारा T2 टाइम पे जगता है, ऐसे चलता है ये, ठीक है। तो ऑन जो स्विच ऑन स्विच ऑफ होता रह रहा है, हो रहा है ये, इस तरीके से चल रहा है। तो उसको लिख लेते हैं ताकि आप भी लिख पाओ। A flash of light occurs in frame S dash at time T1 dash and then again at time T2 dash, ठीक है। तो पहले मतलब कुछ T1 dash टाइम पर बल्ब जला, और फिर बुझ गया, फिर दोबारा ये जला T2 dash पे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो द टाइम इंटरवल बिटवीन टू फ्लैशेस, ये जो दो फ्लैशेस हुई है ना, इनमें जो टाइम का इंटरवल है एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश, क्योंकि एस डैश में ही हो रहा है सारा कुछ, तो उसने देखा जो वो एक्चुअल टाइम इंटरवल आया, उसको हम टी नॉट लिख लेते हैं, प्रॉपर वाले को ना प्रॉपर टाइम इंटरवल बोलते हैं इसको, इसको टी नॉट मान लेते हैं, और वो होगा T2 डैश माइनस T1 डैश। सीधी सी बात है, दो चीजें हो रही है, कुछ इवेंट हो रहा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, उसके बीच में टाइम इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इवेंट को कोई दूसरा बंदा
एक मिनट। हाँ, सेम इवेंट को कोई और ऑब्जर्वर इस फ्रेम से भी देख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अभी क्या होगा, उसके लिए हमें देखना है कि क्या टाइम इंटरवल होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑफ फ्रेम एस, उसके लिए क्या होगा, ठीक है। उसके लिए हमें पता है कि टाइम तो चेंज नहीं होता एट वेरी लो स्पीड, हमने ऑलरेडी बात करी हुई है। तो उसके लिए अगर हम टो लिखे तो वो टो हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। एंड हेयर T2 डैश इज इक्वल टू T2 और T1 डैश इज इक्वल टू T1, क्योंकि टाइम तो चेंज नहीं होता, कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम रहे तो ये टॉ नोट है, ठीक है। तो सीधा ही बस इसको इतना सही करना है, यहाँ पर रीजन लिख देना है एज एट वेलोसिटी लेस देन c टाइम t डज नॉट चेंज, ठीक है। टाइम इंटरवल्स जो हैं वो चेंज नहीं होते, ये रीजन पक्का लिखना है। तो टाइम इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, नेक्स्ट हमें इनवेरियंस प्रूव करनी है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इनवेरियंस को प्रूव करने के लिए पहले हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस फाइंड करने पड़ेंगे। अभी तक हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, अब हम वेलोसिटी भी लिखेंगे और एक्सेलरेशन भी लिखेंगे। तो बहुत आसान है, लेट अस डू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस of velocity and acceleration अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अब हम वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे, मतलब क्या है इस चीज का, ये एक्सेलरेशन की। देखो बहुत आसान है, सब कुछ टफ नहीं है, बस ध्यान से देखिए चलो। ये z एक्सिस लेते हैं हम, ये y लेते हैं। मान लो ये y है, ये z है, ये x है और ये स्टेशनरी फ्रेम है, और ये मूविंग फ्रेम है y डैश z डैश x डैश, ठीक है। एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर, ये हमें पता है। अब इस केस में क्या है, इस केस में ये जो पार्टिकल था ना, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे थे, p पार्टिकल, जिसके आपने कोऑर्डिनेट्स लिखे थे कि भाई x y z जो है वो इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू हैं, x डैश y डैश z डैश जो है वो दूसरे फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू है। अब ये पार्टिकल खुद मूविंग है, ऐसे इट इज मूविंग, और इसकी कुछ वेलोसिटी है, अपनी कुछ वेलोसिटी है। इसकी वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मान लो ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में ऐसे है u वेक्टर, तो उस u वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं। अभी वो अभी स्टेशनरी नहीं है पार्टिकल, नाउ इट इज मूविंग, u x i कैप प्लस u y j कैप प्लस u z k कैप। अब अगर आप इसको लिख रहे हो, इस वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम लिख रहे हो तो u वेक्टर लिखोगे, और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम लिख रहे हो तो आप u डैश वेक्टर लिखोगे, सीधी सी बात है। तो u डैश वेक्टर ये होगा ux डैश आई का। ये डैश का मतलब या प्राइम का मतलब ये होता है कि हम मूविंग फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू जब मेजर करेंगे तो क्या होगा। तो ये तीन कंपोनेंट वहां से आ गए, ठीक है। अब हमने इनको रिलेट करना आपस में कि क्या इनमें कोई रिलेशन है। x component of velocity of this particle as seen from frame this, ठीक है, वो क्या होगी in terms of the velocity as seen from frame this, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इनको आपस में रिलेट करना है कि अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होके इस पार्टिकल को देख रहा है, इस फ्रेम में ये खुद जा रहा है, मूविंग फ्रेम में ही है ये पार्टिकल, उसके साथ साथ जा रहा है और उसको देख रहा है, तो उसके लिए वेलोसिटी क्या सेम ही होगी या डिफरेंट होगी, या क्या फॉर्मूला होगा। और दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो भी उसी पार्टिकल को देख रहा है, क्या उसके लिए वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी, वो हमें चेक करना है। इट्स वेरी इजी, आपने ऑलरेडी किया हुआ है +1 क्लास में, बस अभी हम थोड़ा टेक्निकली कर रहे हैं। बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है ये, और कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। तो हमारे पास कैसे इक्वेशंस कैसे ड्राइव करनी है, पहले वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस कर लेते हैं। जब रिजल्ट आ जाएगा ना, फिर मैं देखो फिजिकली समझाऊंगा, तो बहुत सिंपल चीजें हैं, ये आप ऑलरेडी +1 में भी करके आए हो। देखो, यूजिंग GTs
GT को यूज करेंगे, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी डी लिखना, y डैश इज इक्वल टू y है, z डैश इज इक्वल टू z है और t डैश इज इक्वल टू t है। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। t के विद रिस्पेक्ट टू जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा इस तरफ और दोनों तरफ, वो बहुत आसान है लिखना। ये बन गया dx डैश बाई dt इज इक्वल टू, इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dt माइनस v, और उसके साथ t को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, 1 आ जाएगा, dt बाई dt 1 आ जाएगा। तो बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया ux डैश इज इक्वल टू u माइनस v, ये x कंपोनेंट हो गया, ये भी x रहेगा। तो दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस। इसको ना ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखो y कंपोनेंट, देखो यहां आ जाओ, dy डैश बाई dt, इसको भी डिफरेंशिएट किया, इधर क्या हो गया, सिंपली dy बाई dt। क्या पता चला, मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट फ्रॉम फ्रेम s डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी का y कंपोनेंट uy फ्रॉम फ्रेम s। ये तो तुम्हें पता होगा ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल गिव यू द y कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी, y component of velocity. Similarly, rate of change of y coordinate of particle with respect to s dash will give you the velocity of particles y component या vertical component with respect to s dash. तो just differentiation करके ये आ जाता है। Similarly, आप similarly लिख देंगे यहाँ इसके लिए z के लिए u z dash जो है वो भी u z के बराबर है, और टाइम की तो चलो कोई जरूरत ही नहीं है। तो therefore velocity transformations, बस इतना सा काम करना होता है इसमें। These are the velocity transformation, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब अगर मान लो ये फ्रेम जैसे मैंने बताया था ये ऐसे हवा में उड़ रहा है, इसका भी वेक्टर जो है उसके भी तीनों कंपोनेंट्स हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो इन वेक्टर फॉर्म, u वेक्टर इज इक्वल टू u डैश वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर माइनस v वेक्टर, सिंपली। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ही तो होती है, ये जो हमने रिजल्ट निकाला है ये क्या है, दिस इज एक्चुअली द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर। जिन बच्चों ने प्लस 1 में रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट पढ़ा हुआ है और उसको रिकॉल कर सकते हैं तो दे कैन रिमेंबर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ऑलवेज va वेक्टर माइनस vb वेक्टर। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट होता है प्लस 1 क्लास में। ये क्या है अभी, वो भी तो है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, velocity of particle with respect to moving frame is equal to velocity of particle with respect to stationary frame minus velocity of moving frame। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एग्जांपल जब करवाऊंगा फिर और डिटेल में समझ आएगा, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इससे। एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस करेंगे अभी, तो बहुत आसान है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो एक्सेलरेशन आ जाता है हमारे पास। देखो ux डैश इज ux माइनस v, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dux डैश बाय dt इज इक्वल टू dux बाय dt, ये तो कांस्टेंट है ना माइनस 0, तो ये एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट आ गया बराबर, चाहे आप इस फ्रेम से देखो मूविंग से चाहे स्टेशनरी से, एक्सेलरेशन विल रिमेन सेम बिकॉज़ द सेकंड फ्रेम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसलिए एक्सेलरेशन सेम है, इनर्शियल फ्रेम है ना इसलिए। ओके, और देखो बाकी तो है ही बहुत आसान, u z डैश इज इक्वल टू u z, डिफरेंशिएट करोगे तो u डेरिवेटिव ऑफ u z डैश डिवाइड बाय dt, ये देखो ना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट फ्रॉम अनदर फ्रेम। सिमिलरली फॉर y कंपोनेंट ay डैश इज इक्वल टू ay, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सीधा लिख सकते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डैश इज इक्वल टू, मतलब दोनों ही फ्रेम से पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम रहेगा क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम जो मूविंग फ्रेम है इनर्शियल है, उसकी अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये अगर आप कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है इन द मूविंग फ्रेम, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से उसका एक्सेलरेशन है, तो स्टेशनरी वाला बंदा भी वही बोलेगा कि उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है।
अब अगर मास की बात करें तो मास तो वैसे ही वेरी होता अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। इसका मतलब है अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय स्मॉल m, तो ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन तो फोर्स हो गई, और ये भी मास टाइम एक्सेलरेशन फोर्स होगी। ये होगी फोर्स ऑन ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, और ये होगी फोर्स ऑन ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम, तो दैट इज आल्सो सेम। तो मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ is also invariant, is also invariant। ये भी एक चीज हमने प्रूव कर दी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यही प्रूव करना है, जब आपको आएगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इनवेरिएंट होता है, तो आपने यहीं से स्टार्ट करके उसको मास से मल्टीप्लाई करके प्रूव करना है कि ऐसा होता है। तो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज इनवेरिएंस। लेट अस स्टार्ट इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो लीनियर मोमेंटम का लॉ है उस वो इनवेरिएंट रहता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ये हमें प्रूव करना है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो, अगर हमारे पास एक सिस्टम है विद external force acting on the system as zero, मतलब there is no external force acting on the system, that system is called isolated system, उसको बोला जाता है isolated system। उसके लिए क्या होता है कि the initial momenta of all the particles, मतलब हम सबके मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम, उसका वेक्टर्स हम ले लें। इनिशियल मोमेंटा, क्या होता है उसके लिए, क्या होता है कि सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मोमेंटम इनिशियल और फाइनल, क्या मतलब है इसका। एक्चुअली इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं सिस्टम में, एक यो दो तीन चार पांच, बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। लेट अस सपोज देयर आर टू पार्टिकल्स having some velocity and masses. Let us suppose m1 m2, their masses, and initially they are moving with velocity u1 vector एंड u2 वेक्टर, ठीक है। इनिशियली इस वेलोसिटी से वो चल रहे थे, अब वो आपस में कोलाइड कर गए एंड आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर, ऐसे हम मान के चलते हैं, ठीक है। पार्टिकल सेम है लेकिन उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई आफ्टर कोलिजन। बट सिस्टम का जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और सिस्टम का जो मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन दैट इज कंजर्व, ये हमें प्रूव करना है ना। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ जी, तो बच्चों व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये होता है कि भाई द सम ऑफ लीनियर मोमेंटा फॉर ऑल द पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन। जैसे ये हो गया फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम m1 u1 वेक्टर, ये हो गया दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, ठीक है। ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, मतलब कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन। अगर उनमें कोलिजन होता है या कोई इंटरेक्शन होती है तो उसके बाद जो सिस्टम का मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा जितना कि पहले था। टोटल मोमेंटम की बात हो रही है सिस्टम की, तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन ए कोलिजन। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमें अभी प्रूव करना है कि ये जो लॉ है इसकी ये फॉर्म जो है ये सेम रहती है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेट अस सपोज हमारे पास ये जो कोलिजन हो रहा है, ये मैंने जो वेलोसिटीज आपको दी थी ये इस तरह से हमने मेजर करी हुई है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम। ये स्टेशनरी फ्रेम है, उसके विद रिस्पेक्ट टू ये वैल्यूज दी थी, और ये हमने इक्वेशन लिखी फॉर द फ्रेम एस, फ्रॉम फ्रेम एस, ठीक है। अब मान लो कि सेम पार्टिकल की जो वेलोसिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू सम मूविंग फ्रेम दे आर डिफरेंट, है ना। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये मैं दोबारा से बनाता हूँ। u1 डैश, ऐसे ही ये है मान लो u2 डैश, ये है v1 डैश, और इसकी वेलोसिटी है v2 डैश। ये मैंने वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किए विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश, दूसरा फ्रेम मान लिया हमने, ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट टू, और ये s डैश खुद मूव करता है विद सम वेलोसिटी v। और अभी हमें पता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन u1 डैश एंड v, वो रिलेशंस हमें पता है। तो अगर हम रिलेशंस को यूज कर लें तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश। तो वो अभी हमें लिखना है। तो इफ
u1 vector dash u2 vector dash are initial velocities of particles before collision है, ठीक है, इनिशियल वाली ना, with respect to frame S dash and v1 dash vector comma v2 dash vector are the final velocities. ये फाइनल हो गई आफ्टर कोलिजन. ये कोलिजन आपने प्लस वन में भी पढ़ा हुआ है ना, वही सेम चीज ही हम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये है आफ्टर कोलिजन. देन ये भी किसके विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश. देन बाय यूजिंग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस, हमारे पास वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है ना अभी, जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव करी थी. क्या है वो इक्वेशन? वो इक्वेशन है u1 वेक्टर इज u1 वेक्टर डैश प्लस v वेक्टर, ये पहले पार्टिकल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. u2 वेक्टर इज u2 डैश प्लस v, वो ये हो गई. सिमिलरली अगर आपने v1 वेक्टर लिखना है तो दैट इज तो ये इक्वेशंस अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पुट करेंगे इन वैल्यूज को. व्हाट इज v हियर? यू हैव टू राइट हियर v इज velocity of S dash frame with respect to S, ठीक है, इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी. स्टेशनरी फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू उसकी जो वेलोसिटी है S डैश फ्रेम की, ये v वेक्टर हम मानते हैं, हमेशा ऐसे मानते हैं ना. तो अभी हमें क्या करना है कि जो कोलिजन S फ्रेम से हो, S फ्रेम से हम विजुअलाइज कर रहे थे, उसके लिए हमने ये लॉ लिखा था. अब हम उस कोलिजन को S डैश फ्रेम से भी विजुअलाइज करेंगे, उसके लिए लॉ देखेंगे कि क्या फॉर्म बनती है उस लॉ की, वो हमें देखना है. तो हम इन सब वैल्यूज को पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1. दिस इज 1. तो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन 1. देखो बहुत इजी है ये, ऐसे जस्ट m1, एक इक्वेशन बनेगी m1, हाँ जी. तो m1 u1 वेक्टर की जगह हमारे पास आ जाएगा u1 डैश प्लस v वेक्टर. सिमिलरली m2 u2 वेक्टर की जगह ये चीज आ जाएगी. ये वैल्यू मैं v2 वेक्टर की पुट कर रहा हूं. ठीक है जी, ये आ गया. ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें कॉमन है वो कट जाएंगी. लेट अस राइट, इसको हम ऐसे लिखेंगे m1 u1 डैश प्लस m1v, यहाँ पे आया, और सिमिलरली यहाँ पे आ गया m2 u2 डैश प्लस m2v. इस तरफ भी देखना सेम टर्म्स मिलेगी, m2 v2 डैश प्लस m2v प्लस m1 v1 डैश प्लस m1v. तो ये कट गई, m1v से कट गया, m2v से कट गया. बाकी जो बचा देखिए वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही है, और ये है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश. देयरफॉर दिस लॉ इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. ये इनवेरिएंस को प्रूव करता है. नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखना है कि क्या वो भी इनवेरिएंट रहता है या वो चेंज हो जाता है.
देखो हम एक कोलिजन की एग्जांपल ही इसमें लेके चलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में। हम ऐसे ही मानेंगे कि दो पार्टिकल्स हैं, एक है m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1 वेक्टर, दूसरा है m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2 वेक्टर, इस तरह से, एंड दे कोलाइडेड। u1 वेक्टर इज ग्रेटर देन u2 वेक्टर एंड दे कोलाइडेड। कोलाइड करने के बाद सिचुएशन ये है कि m1 स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v1 वेक्टर और m2 स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v2 वेक्टर। ये उनकी वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो गई हैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर आप v2 ग्रेटर देन v1 लेके चल सकते हो, तभी ये सेपरेट होती हैं, बॉडीज अलग अलग हो जाती हैं। अब बच्चों कोलिजन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, मतलब द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में। दूसरा होता है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, आई मतलब इन इलास्टिक, उसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट या कंजर्व नहीं होती, कांस्टेंट या कंजर्व नहीं होती, ठीक है। उसमें थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इवन इसमें जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है ना, दैट इज मैक्सिमम, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। ये सब मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना लॉस हो सकता है उतना ज्यादा हो जाता है, किसमें, परफेक्ट इन इलास्टिक में। हियर पी स्टैंड्स फॉर परफेक्ट, ये याद रखना, जो ज्यादा से ज्यादा इन इलास्टिक है। लेकिन एक और कैटेगरी होती है दैट इज कॉल्ड पार्शियली इलास्टिक और पार्शली इन इलास्टिक, दोनों चीजें होंगी ना। अगर पार्शली इलास्टिक है तो थोड़ी सा इन इलास्टिक पार्ट भी होगा, और पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन, ये तीसरी कैटेगरी है। ज्यादातर डेली लाइफ में यही वाले कोलिजन होते हैं, ठीक है। उसमें किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, बट देयर इज सम लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, बट सम लॉस, नॉट मैक्सिमम लॉस, यहाँ मैक्सिमम होता है परफेक्ट वाले में, बट इन दैट केस देयर इज सम लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी। तो लेट मी राइट हियर, देयर इज सम लॉस, kinetic energy is not conserved, there is some loss, ठीक है। kinetic energy का लॉस हुआ तो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना, फिर वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है kinetic एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो गई। जैसे दो बॉडीज आपस में टकराई, ट्रक टकराया किसी मोटर बाइक के साथ और हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी जनरेट हुई, तो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में लिबरेट होती है। तो वो जो एनर्जी लिबरेट होती है किसी जनरल काइंड ऑफ कोलिजन में, उसको हम क्यू मान सकते हैं। तो लेट कैपिटल क्यू इज द amount of energy liberated in any other form। वो जो दूसरी फॉर्म होगी वो कुछ भी हो सकता है, इन एनी अदर फॉर्म, लाइक हीट बन सकती है। ट्रक और कार का कोलिजन अगर आप इमेजिन करो तो हीट एनर्जी वहां जनरेट होती है। साउंड हो सकती है, आप किसी बॉल का कोलिजन ग्राउंड के साथ, ऐसे बॉल नीचे गिरी ग्राउंड के साथ, आप उसको इमेजिन करो तो साउंड जनरेट होती है वहां पे, तो किसी और फॉर्म में जा सकती है। वो सब जो टोटल करके हमने मान लिया कि वो क्यू एनर्जी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एनी अदर फॉर्म, ठीक है। चलो, अब टोटल एनर्जी का लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ टोटल एनर्जी ये बोलता है कि हाफ m1 u1 स्क्वायर, मतलब इसकी किनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, इसकी किनेटिक एनर्जी। यही थी इनिशियली, ये दोनों ही थी, क्योंकि अभी ये टकराया नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कार अपने हिसाब से चल रही है, अपनी वेलोसिटी मास के हिसाब से उसकी किनेटिक एनर्जी डिसाइड होगी, और ट्रक अपने तरीके से चल रहा है, उसकी स्पीड है कुछ, उसकी किनेटिक एनर्जी हो गई। अभी तो यही है टोटल एनर्जी सिस्टम की। बट जब वो दोनों चीजें कोलाइड करी तब कार की किनेटिक एनर्जी बन गई हाफ m1 v1 स्क्वायर, ट्रक की बन गई हाफ m2 v2 स्क्वायर, प्लस कुछ एनर्जी q की फॉर्म में लिबरेट हुई है, वो मैंने लिख दिया। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, नॉट ओनली काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। वो बात अलग है कि इनिशियली सिर्फ काइनेटिक थी, फाइनली काइनेटिक प्लस सम अनदर एनर्जी इज देयर। सो दिस इज एक्चुअली बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं LOCE लिखूंगा इसको। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली इस फिजिकल सिचुएशन के लिए कि ऐसा हो रहा है, ठीक है जी। अब बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये हमने लिखी किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू। तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज रिटन फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर,
स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और इसको हम लिख सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, जो हम एस फ्रेम मान के चलते हैं वो स्टेशनरी होता है, ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने लिखी है। अब सेम कोलिजन को अगर कोई बंदा दूसरे मूविंग फ्रेम से ऑब्जर्व करेगा, तब ये इक्वेशन की फॉर्म अगर सेम आ जाए, सेम जैसी ये है, तो फिर तो बात बन गई कि वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो इनवेरिएंट है, और अगर सेम ना आए तो फिर वो इनवेरिएंट नहीं है। तो ये कहानी है सारी। तो लेट अस चेक कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फ्रेम। तो कंसीडर another inertial frame S dash moving with velocity, constant velocity, क्योंकि तभी inertial होगा ना, v vector in some direction, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, अभी हम वेक्टर फॉर्म में बातें कर रहे हैं सारी, ठीक है। देन द velocities of particles with respect to moving frame, अगर हमें लिखनी है तो हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही यूज करेंगे ना, दूसरे फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू लिखनी है। तो जो मैंने अभी इक्वेशंस लिखी थी वही है सारी। क्या है वो इक्वेशंस? u1 वेक्टर जो है दैट इज u1 वेक्टर डैश प्लस v1 v वेक्टर, ये पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, ये डैश मूविंग फ्रेम बता रहा है s डैश, और ये है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम। और जो मूविंग फ्रेम है क्योंकि वो खुद मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, तो वो वेक्टोरियली उसमें ऐड हो जाएगी, तो स्टेशनरी के विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगी। ये इक्वेशन हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, ऐसे ही सबकी लिख देनी है हमने। मैं ऐसे बार बार वैसे लिखना नहीं चाहता इन चीजों को, बट इसलिए लिखता हूं कि आप जैसे लेक्चर में बैठे हो तो आपको रिकॉल हो जाए कि ये इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। ये देखो, ठीक है, ये आ गया फिर से। ये हम ऐसे ये ऐसे याद रखना है कि स्टेशनरी के विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम, ऐसे याद रखना है इसको। तो ये इक्वेशंस हैं, ठीक है जी। अब इनको यहां पुट करके जो सेकंड फॉर्म बनेगी उसमें क्या होना चाहिए? अगर यहाँ डैश आ जाए, यहाँ डैश आ जाए, यहाँ डैश आ जाए, यहाँ डैश आ जाए और क्यू वैसे ही रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है दोनों फ्रेम्स के विद रिस्पेक्ट टू। बट अगर कोई और एक्स्ट्रा टर्म आ जाए वहां पे तो फिर वो होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पहले हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये सारी चारों को इकट्ठा। अब इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा ताकि हम ये वेक्टर वाली वैल्यूज पुट कर पाए। तो लेट अस राइट द इक्वेशन 1 इन वेक्टर फॉर्म। तो राइटिंग इक्वेशन 1 एज, देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाफ m1 u1 स्क्वायर था ना, तो u1 स्क्वायर इज u1 वेक्टर डॉट u1 वेक्टर, ये तुम्हें पता होगा। अगर हम a वेक्टर डॉट a वेक्टर करें तो वो a स्क्वायर होता है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन a b cos थीटा लगा के, ये हमें पता है। इसी तरह से दूसरी टर्म आ जाएगी, हाफ m2 u2 वेक्टर डॉट u2 वेक्टर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस हाफ m2 v2 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, मतलब जस्ट वेक्टर फॉर्म में प्लस q। अब यहाँ पे हम वो इक्वेशंस जो हमने लिखी थी अभी वो हम पुट कर देंगे फ्रॉम टू, ये बन गया। आप जस्ट देखते चले जाओ और कुछ नहीं है।
दिस इज द इक्वेशन। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, इसको इसके साथ, फिर नेक्स्ट टर्म के साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर लास्ट वाली टर्म। तो देखो कैसे बनेगा, हाफ, नीचे करता हूँ थोड़ा स्टार्ट, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इसको इससे किया u1 डैश स्क्वायर, इसको इससे किया v स्क्वायर। जब इसको v के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा आपके पास u1 डैश डॉट v, सेकेंड टाइम आ जाएगा v वेक्टर डॉट u1 डैश, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स, तो इस तरह की टर्म बनेगी जब हम ये चीज करेंगे। इसका डॉट प्रोडक्ट ही किया जस्ट, ठीक है। तो इस तरह की टर्म बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी जैसी, जस्ट डॉट प्रोडक्ट करके। ऐसे ही यहां पर भी वही सेम चीज, ए स्क्वायर देखो, फॉर्मूला देख लो आप, ए स्क्वायर इसको ए मान लो प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन डॉट जरूर लगाना है क्योंकि ये वेक्टर्स है ना। देख लो, अब आप लिख सकते हो इसको, यहाँ ए ये है v1 डैश का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करते हो ना, वेक्टर नहीं लगाना। ये है b स्क्वायर, ये है 2a डॉट b, ठीक है। ऐसे ही प्लस v2 डैश स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस q। तो ये इक्वेशन बन गई। अब आप देख सकते हैं कि कौन सी टर्म्स जो हैं वो कटेंगी, इधर एक साइड पे कट जाएंगी दूसरी के साथ, दैट वी कैन सी। चलिए, तो अब मैं ना इसकी फॉर्म बनाने वाला हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यहाँ से निकालेंगे हम बाहर। देखो कैसे होगा। ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये एक टर्म, ये दूसरी, ये तो पहले हमारे पास है ही है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ये हमने बाहर निकाल दिया, बाकी बचा हाफ m1 v स्क्वायर, इधर भी है हाफ m1 v स्क्वायर, तो v स्क्वायर काट देते हैं हम। ऐसे यहाँ पर है हाफ m2 v स्क्वायर, इधर भी बनेगा हाफ m2 v स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। बाकी ये हाफ m1 इससे जब मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कटेगा, m1 विल बी कॉमन, तो वो टर्म मैं लिखने वाला हूँ। m1 कॉमन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हाफ m1 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो आएगा m1 u1 डैश, ठीक है, डॉट v। ऐसे यहां से एक टर्म आएगी m2 u2 डैश है यहां पर भी, डॉट v, ठीक है। इस तरफ देखो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कटेगा, तो देयर इज m1 v1 डैश डॉट v प्लस m2 v2 डैश डॉट v, ठीक है, ये आ गया, प्लस q। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बाकी सब चीजें कैंसिल हो चुकी हैं। अब यहाँ पर डॉट वी कॉमन है, यहां से डॉट वी कॉमन है, डॉट वी वेक्टर, और इधर भी डॉट वी वेक्टर कॉमन है। एक टर्म यहाँ पर और है इस तरफ, वो मैं लिखनी भूल गया, प्लस ये वाली टर्म हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। अब बच्चों ये वाली जो टर्म है इसको पहले आगे ले जाते हैं, इस इक्वेशन को। बस प्रूफ हो गया हुआ हमारा लॉ। सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, एग्जाम में एज इट इज आता है कि इसको प्रूफ कर दो कि इनवेरिएंट होती है ये क्वांटिटी।
हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर ये वाली दो टर्म्स तो हमें चाहिए ही, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश डॉट b वेक्टर। इस तरफ ये दोनों टर्म्स पहले लिखते हैं, प्लस ये टर्म जो है m1 v1 डैश प्लस क्यू, ये आ गया ना। अब यहाँ पे ये वाली टर्म इस टर्म के बराबर है, क्यों है दोनों इक्वल? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई कोलिजन वाली एग्जांपल ही कर रहे हैं ना, तो लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, चाहे जैसा मर्जी कोलिजन हो। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है तो ये कट जाएंगी। बाकी जो बचा दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश।